अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काजमी और आप हमेशा की तरह जी हाँ मेरे यूट्यूब चैनल पर हैं। जैसे मैं हमेशा ही बताती हूँ और मेरे ख्याल है आप लोगों को मालूम ही होता है, ना जाने में क्यों बताती हूँ। खैर, हम चलते हैं जी न्यूज़ की तरफ और सबसे पहले बात करेंगे हमारे आपके सभी के फेवरेट डॉक्टर जयशंकर की। जी हाँ, भारतीय फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर जो है वो अमेरिका के विजिट पर होंगे 24 से 29 दिसंबर तक। जी हाँ, 24 से 29 दिसंबर तक डॉक्टर जयशंकर जो है वो अमेरिका में होंगे और ये पहला जो कहना चाहिए हाई लेवल विजिट है भारत की तरफ से अमेरिका में, और यानी कि डोनाल्ड ट्रंप के जीतने के बाद। जी हाँ, जब से डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इलेक्शन जीते हैं, उनके जीतने के बाद ये सबसे पहला हाई लेवल विजिट है जो कि उनके कंट्री में किया जा रहा है। कहा यही जा रहा है कि डॉक्टर जयशंकर जो है वो अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर से मुलाकात करेंगे और उसके साथ साथ डॉक्टर जयशंकर जो है रीजनल, ग्लोबल और बायलेटरल इन तमाम इश्यूज के ऊपर जो है अमेरिका में बातचीत करेंगे। यानी कि ग्लोबल, रीजनल और बायलेटरल तमाम बातों के ऊपर, तमाम इश्यूज के ऊपर वो डिस्कशन करेंगे। एक तरफ भारत है जिसको हम देख रहे हैं कि वो किस तरह से उनके फॉरेन मिनिस्टर हों चाहे उनके प्राइम मिनिस्टर हों, वो जो है अमेरिका के साथ किस तरह से डील कर रहे हैं, किस तरीके से अमेरिका से बात की जा रही है या अमेरिका उनसे बात कर रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान है जो मुसलसल एक तरह के प्रेशर में है। ये हम कोई ये ना समझे कि हम भारत की बड़ी तारीफ कर रहे हैं तो अपनी बड़ी बुराई कर रहे हैं, लेकिन जो फैक्ट है वो फैक्ट है, और वो ये कि पाकिस्तान के साथ इस वक्त अमेरिका की तरफ से जो बातें की जा रही है, अमेरिका की तरफ से जो पाकिस्तान को वार्न किया जा रहा है कि जी आप जिस तरीके से जो सिविलियंस हैं उनका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में ना किया जाए, और उनको जिस तरह से लास्ट आपने देखा 2-3 दिन में पहले के लोगों को जिन्हें अरेस्ट किया गया था 9 मई के हवाले से, उनको जिस तरह से सजाएं दी गई, यानी मोर उठाने के ऊपर 10 साल के लिए अंदर चले गए बेचारे, मटन चोरी करने पर 10 साल के लिए अंदर चले गए, और इस किस्म की चीजें जो कुछ हुई वो देखते हुए अमेरिका की तरफ से भी कहा गया है कि जी ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। और उसके साथ साथ इमरान खान के लोग, यानी इमरान खान साहब के लोग जो काफी अरसे से कह रहे थे कि जी डोनाल्ड ट्रंप आ जाएंगे तो इमरान खान को बाहर ले आया जाएगा, तो बिल्कुल वही होता हुआ कुछ कुछ दिखाई दे रहा है। कंफर्म तो नहीं है, मगर इमरान खान के लिए जो है अमेरिका की तरफ से आवाजें आना शुरू हो गई हैं और कहा यही जा रहा है कि इमरान खान साहब को रिहा किया जाए। राना सनाउल्लाह पीएमएलएन के मेंबर भी हैं, मिनिस्टर भी रह चुके हैं, काफी प्रोमिनेंट पोजीशंस पर हमेशा रहे हैं, और इमरान खान के जमाने में इनके ऊपर तरह तरह के झूठे केसेस भी बनाए गए। ड्रग्स का केस भी डाला गया था जो कि काफी लोगों को उसकी डिटेल्स भी पता है। और उन्हीं राना सनाउल्लाह साहब का कहना यह है कि जी हम डोनाल्ड ट्रंप के प्रेशर में आकर कोई भी किस्म का फैसला नहीं करेंगे। यानी कि पाकिस्तान की तरफ से उनका ये कहना है कि कोई भी तरह का जो फैसला इमरान खान को लेकर होगा वो हरगिज जो अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप आने वाले हैं उनसे डर के, घबरा के या किसी तरह की घबराहट में नहीं किया जाएगा। बड़ी अच्छी बात है जी, आपको अमेरिका के दबाव में बिल्कुल नहीं आना चाहिए, लेकिन हकीकत या असलियत ये है कि पाकिस्तान हमेशा से ही या तो चाइना के दबाव में रहा है या अमेरिका के या फिर गल्फ कंट्रीज, खासतौर पे सऊदी अरेबिया। तो अब अगर राना सनाउल्लाह साहब आप उठकर ये बात कर रहे हैं कि आप किसी तरह के प्रेशर में आए बगैर काम करेंगे, तो ये सुनकर यकीनन मुझे जो है वो एक डायलॉग याद आ गया, क्या मस्त जोक मारा है। जी हाँ, बिल्कुल। और अगर मेरे ख्याल है परेश रावल होते तो उन्होंने यही कहना था कि क्या मस्त जोक मारा है, और वाकई में इस तरह के जोक जो है वो हमारे यहाँ चलते रहते हैं। हमारे पॉलिटिशियन ऐसे जोक फेंका करते हैं और ना तो घबराते हैं और ना ही शर्माते हैं। बहरहाल हम बढ़ते हैं आगे, हम चलते हैं एक और पॉलिटिशियन की तरफ, और उनका नाम है बिलावल भुट्टो जरदारी। बिलावल भुट्टो जरदारी जी आजकल गवर्नमेंट पे बड़े नाराज हैं और उन्होंने कल ही स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा जी हर इंटरनेट सर्विस जो है वो हर पाकिस्तानी सिटीजन का हक है, और जिस तरह से इंटरनेट सर्विसेज को खराब किया जा रहा है, जिस तरह से उसकी स्पीड कम करके दी जा रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जी हाँ, बिलावल भुट्टो जरदारी कुछ कुछ टाइम के बाद एक आध स्टेटमेंट ऐसा दे देते हैं जिससे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट से कुछ नाराज हैं और जो आम पब्लिक है शायद उसकी थोड़ी वाहवाही लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन सिर्फ स्टेटमेंट देने से कुछ नहीं होगा बिलावल साहब, आप कुछ करके दिखाइए। आप इस कंट्री में ही होते हैं ना, और आप इस कंट्री के ही पॉलिटिशियन है, यहीं के फॉरेन मिनिस्टर आप बने थे। आपने तो मतलब अगर हम सिंध की बात कर लें तो सिंध में भी कोई खास कारनामा अंजाम नहीं दिया अभी तक। सिंध का जो हाल है, खासतौर पे जो लाड़काना और दूसरे इलाके आपके हैं,
वहां पे जो हालात है वो तो आप देख ही रहे हैं। लेकिन खैर काफी टाइम के बाद, बल्कि कहिए काफी मंथ्स के बाद अचानक से बिलावल साहब भी जो है वो सामने आए हैं और उन्होंने आते ही स्टेटमेंट एक दे दिया कि जी इंटरनेट की स्पीड ठीक होनी चाहिए और ये हर सिटीजन का बुनियादी या बेसिक राइट है। और उसके साथ साथ ही अब्बा जी हाँ, यानी कि आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो भी एकदम से कहना चाहिए कि सामने आ गए हैं। और पहले तो वो दुबई में थे, आपको मालूम है उनके पाँव में जो फ्रैक्चर हुआ था बड़ा लंबा चला था, तो जी आखिरकार वो भी पाकिस्तान पहुंच गए हैं। और पाकिस्तान पहुंचने के बाद अब आसिफ अली जरदारी साहब भी हमें दिखाई देने लगे हैं। लेकिन बहरहाल बिलावल साहब का ये, पहले पहले बिलावल साहब की बात करें तो उनका ये स्टेटमेंट जो है कि जी इंटरनेट सर्विसेज जो है वो ठीक होनी चाहिए और हर सिटीजन का बेसिक राइट है, ये खैर इस पे लोग बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं। लेकिन साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि सिर्फ स्टेटमेंट तक ना रहे, कुछ करके भी दिखाएं। बात करेंगे आसिफ अली जरदारी साहब की। आसिफ अली जरदारी साहब जी हाँ, जो कि मुल्क वापस आ चुके हैं। आते के साथ ही हमने देखा कि 3 4 या 5 डिफरेंट एम्बेसीज के जो एम्बेसडर्स नए पाकिस्तान आए हैं उनसे वो पेपर ले रहे हैं और उनके डॉक्यूमेंट्स रिसीव कर रहे हैं। वो आप सोशल मीडिया पे देख सकते हैं। मेरे ख्याल है उसमें कई कंट्रीज जिसमें जापान भी शामिल है, अथोपिया के लोग भी आ गए। जी हाँ, तो कई और दूसरी कंट्रीज जो हैं उनके एम्बेसडर्स या हाई कमिश्नर्स जो हैं वो अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आसिफ अली जरदारी साहब को पेश कर रहे हैं। वो भी आसिफ अली जरदारी साहब वहां पर दिखाई दिए तो पता लगा जी मुल्क में वापस आ चुके हैं। और लगता है कि अब दुबई में काफी दिन हो गए होंगे तो उन्होंने सोचा कि चलो पाकिस्तान का भी विजिट कर लिया जाए। लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब ने एक स्टेटमेंट और दिया। उनका कहना ये दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयां जारी रखेंगे। अब ये पता नहीं किसको कह रहे हैं, ये दहशतगर्द किसको कह रहे हैं और ये कार्रवाई जारी रखना किसको कह रहे हैं, ये तो वो खुद ही जानते होंगे। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान में इस वक्त जो हालात हैं और जिस तरह से आप जानते हैं कि कभी कोई ऑपरेशन लॉन्च कर दिया जाता है, कभी किसी ऑपरेशन को लॉन्च करने की बात की जाती है, लेकिन डेली बेसिस पे अफगान बॉर्डर पे जिस तरह से अटैक्स चल रहे हैं टीटीपी के, सॉरी फितना उल खारिज के, जी हाँ उनका नाम इतना खौफनाक किस्म का रखा है कि मुझे लगता है कि वो आधे लोग तो अपना नाम ही सुन के कहीं छुप गए होंगे कि ये क्या नाम रखा है भला हमारा। लेकिन खैर कोई बात नहीं। अब इसका मतलब क्या है फितना उल खारिज का, ये तो मुझे नहीं पता। ये आप लोग हरगिज मुझसे ना पूछिएगा। आप जाइए और कोई सी भी लैंग्वेज की डिक्शनरी खोलिए और उसमें जाकर चेक कीजिए और अगर ना मिले तो फिर आराम से बैठ जाइए, इसलिए कि मुझे खुद नहीं पता ये फितना और खारिज का मतलब क्या होता है। और मैंने सुना ये कि बहुत से टीटीपी वाले यानी कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान वाले जो हैं वो अपने काम पे जा नहीं पा रहे, मतलब वो जो होता है ना उनका इधर फट जाओ उधर काट दो उधर मार दो, वो कर नहीं पा रहे, इसलिए कि वो बैठ के सोच रहे हैं और चेक कर रहे हैं, गूगल कर रहे हैं सारा दिन कि आखिर इस फितना और खारिज का मतलब क्या होता है। लेकिन क्या जो भी होता है हम आपको ये बता रहे हैं कि जी बॉर्डर पे मुसलसल जो है टेंशन बनी हुई है और हर तरफ से जो है वहां से हम उनको मार रहे हैं, वहां से वो हमें मार रहे हैं, कभी हम यहाँ से मार रहे हैं, कभी वो वहां से यहाँ पर अटैक कर रहे हैं। तो ये सिलसिला चल रहा है और मेरा ख्याल है यही कुछ देखते हुए जो है वो कहा ये गया है उनकी तरफ से, हमारे जो प्रेसिडेंट साहब हैं कि उन्होंने ये कहा है आसिफ अली जरदारी साहब ने कि जी दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाई जारी रखेंगे। अब कौन सी कार्रवाई जारी रखेंगे, क्या होता रहेगा, खैर इतनी डिटेल ना उन्होंने बताई और ना ही हमने पूछी। लेकिन खैर हम बढ़ते हैं आगे, अब बात करते हैं रशिया की। जी हाँ, रशिया के जो प्रेसिडेंट है पुतिन साहब, जी हाँ उनका कहना ये है, बल्कि उन्होंने कहा नहीं है लेकिन ये खबर आई है कि रशिया जो है वो व्हाट्सएप बैन करने जा रहा है, यानी हद हो गई है। अब ये लोग न जाने क्या क्या बैन करेंगे। अभी थोड़े दिन पहले हमारे यहाँ भी व्हाट्सएप नहीं चल रहा था तो हमने भी वो क्या होता है टेलीग्राम होता है, हमने वो डाउनलोड किया, पता लगा वो तो पहले ही बैन है हमारे यहाँ। फिर खैर ऊपर वाला सलामत रखे, जिस किसी ने वीपीएन बनाया है तो हमने फिर वीपीएन चला के वो टेलीग्राम जो था उसको हमने डाउनलोड कर लिया। लेकिन हाँ उसकी वजह से ये जरूर हुआ है कि हमारे जितने मोबाइल फोन्स हैं उन सबकी वाट लग गई है, इसलिए कि वीपीएन जो है आप जानते हैं कि फोन को तो वो बिल्कुल ही खत्म कर देता है। तो वही हमारे साथ हो रहा है और हम जो है अपने फोन देख देख के रोते हैं कि भाई हमारे फोन, नए नए फोन जो है या पुराने फोन भी अगर हैं तो उनका हशर नशर हो गया है वीपीएन की वजह से। लेकिन क्या करें, सोशल मीडिया भी तो देखना होता है, आखिर दोस्त दुश्मन कर क्या रहे हैं। और अब तो वैसे भी आप जानते ही हैं कि एलन मस्क, वो जो जिनका के ये ट्विटर के ओनर जो हैं, यानी ऊपर वाला उनको सलामत रखे, उनकी मैं तो कह रही हूँ 500 साल की एज हो, कि उन्होंने वो सिस्टम ही खत्म कर दिया जी कि अगर आप किसी को ब्लॉक करें तो आपको देख नहीं सकता। यानी हमने जिन्हें ब्लॉक किया, हमने 500 लोगों को ब्लॉक कर रखा है, तो वो अब आके हमारी ट्वीट देख लेते हैं, उठा उठा के हमारे ऊपर धाए धाए शुरू हो जाते हैं। और जिन्होंने एक दो ने हमें ब्लॉक कर रखा था हम भी जाके उन्हें देख लेते हैं क्या कर रहे हो सर। तो समझ रहे ना आप। तो बहरहाल तो अब हुआ ये कि जी व्हाट्सएप बैन करने की बारी आ गई और जी अब हो ये रहा है
कि जी रशिया जो है उसका कहना ये है कि जी अब वो व्हाट्सएप बैन कर देंगे। अब कब करेंगे, कहाँ करेंगे और क्यों करेंगे वो तो हमें मालूम नहीं। लेकिन बहरहाल हम आपको आगे की न्यूज एक बताते हैं, जो कि हमारे लोग आपको पता है उल्टी सीधी न्यूज लगाते ही रहते हैं, उन्हीं में से एक खबर ये भी है। एक तो खैर सबसे पहले तो ये कि जी शेख हसीना जो है उनको कहा गया है बांग्लादेश की तरफ से कि भारत को कहा गया है कि जी आप हमें जो है ऑफिशियली हैंड ओवर कर दें। जी हाँ, अब भारत उन्हें हैंड ओवर करता है या नहीं करता ये तो खैर भारत के लोग ही जानते होंगे, लेकिन बहरहाल मुझे लग रहा है कि बांग्लादेश के लोग जो हैं वो शेख हसीना को बहुत मिस कर रहे हैं और इसीलिए उन्होंने जो है ऑफिशियली रिक्वेस्ट की है कि जी शेख हसीना जो है वो आप हमें वापस कर दीजिए और आपको कुछ नहीं कहा जाएगा। लेकिन खैर भारत जो है वो वापस करता है या नहीं करता ये तो खैर भारत की गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी। वैसे यूजुअली गवर्नमेंट्स इस तरह की बातों के ऊपर रिएक्ट नहीं किया करती और ना ही वापस दिया करती हैं, इसलिए कि उनकी अपनी मर्जी होती है कि अगर उन्होंने किसी को पनाह दी है, किसी को अगर जगह दी है अपनी कंट्री में और वो जब तक वो इंसान या वो पॉलिटिशियन रहना चाहे वो रह सकता है। लेकिन अगर कोई जबरदस्ती कोई कंट्री कहे कि नहीं जी नहीं हमारे पॉलिटिशियन हमें वापस करो, तो उसका फैसला जो है वो डेफिनेटली जो उस कंट्री की जिस कंट्री में वो रह रहे हैं वहां की गवर्नमेंट्स करती हैं। तो फिर देखते हैं कि भारत की गवर्नमेंट जो है वो डिसाइड क्या करती है। नेक्स्ट न्यूज पर हम जाते हैं, वो जी हम आपको बता दें कि तकरीबन बताया जा रहा है कि अब तक 192 पाकिस्तानी रिटायर्ड जनरल्स जो हैं वो कनाडा में जाकर नेशनलिटी ले चुके हैं। भाई इधर से तो मुझे तारिक फतेह अंकल बहुत याद आ रहे हैं। वो कहा करते थे उनके घर के पास, कहते थे एक वहां रहता है, एक वहां रहता है, एक इधर रहता है, एक उधर रहता है। तो जी 192 रिटायर्ड फौजी जनरल्स जो हैं वो कनाडा में जाकर नेशनलिटी ले चुके हैं, यानी कि डबल सेंचुरी होने में थोड़े नंबर रह गए। और मुझे लगता है कि इस साल नहीं तो अगले साल यानी जो अभी आ रहा है 2025 आ रहा है उसमें शायद ये डबल सेंचुरी कंप्लीट हो जाएगी। और फिर ये लोग कहते हैं कि जी हमें तो पाकिस्तान से बड़ी मोहब्बत है। लेकिन होता क्या है कि रिटायर होते के साथ ही बच्चे और बीवी और बाकी खानदान पहले ही पहुंचा दिया होता है, फिर खुद भी चले जाते हैं। कभी आइलैंड खरीद लिया तो कभी छोटा सा आइलैंड, आपको पता है आइलैंड की कितनी कीमत होती है, कोई खास नहीं होती। तो हमारे एक वो कियानी साहब थे ना, सुना है उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में आइलैंड ले लिया। लेकिन अगर हम कहीं बोल दें कि जी उन्होंने तो आइलैंड खरीद लिया, तो लोग कहते हैं ऐसे कैसे, आइलैंड दिखाओ हमें कहां पर है। अरे भैया मैं यहाँ से पिंडी नहीं जा सकती इस्लामाबाद से, मेरे पास जहर खाने के पैसे नहीं है, मैं वहां जाकर ऑस्ट्रेलिया जाकर उनका आइलैंड ढूंढती फिरूंगी क्या। मतलब खुद ही चेक कर लीजिए ना, मतलब अब दिखाऊं भी मैं, बताऊं भी मैं, ये अजीब बात है। लेकिन खैर उसके साथ साथ आपको पता ही है कि पिज्जा फ्रेंचाइज बहुत सारी बना ली है आसिम सलीम बाजवा ने। हाँ वो दिखा सकती हूँ, वो तो पाकिस्तान में भी है, अमेरिका में भी, हर जगह जहां जहां हमारे लोग घूमते फिरते हैं वहां आपको वो पिज्जा फ्रेंचाइज मिल जाएंगी। बेचारे सारी जिंदगी यहाँ पर काम करते रहे और खुदा खुदा करके जब रिटायरमेंट हुई तो पिज्जा बना रहे होंगे कहीं खड़े हुए पिज्जा डिलीवरी वाले। लेकिन नहीं, हमारे लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है, कहते हैं नहीं जी इतना पैसा खा के भाग गए। अरे पैसा थोड़ी खाया उन्होंने, बिजनेस में लगाया है भाई, मेहनत कर रहे हो। वैसे भी उन्होंने कहा था कि उस सारा पैसा उनकी बेगम का है। और उसके बाद उन्होंने ये भी कह दिया था कि इमरान खान साहब ने तो उन्हें क्लीन चिट भी दे दी थी। अब किया जाए तो क्या किया जाए, लेकिन बहरहाल अब आपको तो मालूम है ना, क्योंकि बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। तो अगर ये छोटी मोटी चोरियां करके पिज्जा फ्रेंचाइज बना ली, या कोई आइलैंड ले लिया, कोई कॉर्नर का प्लॉट ले लिया, कोई कनाडा चले गए, कोई अमेरिका चले गए, कोई दुबई चले गए, कोई इंग्लैंड चले गए, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है। पूरी ड्यूटी करके गए ना, कोई इंडियन फौजियों की तरह थोड़ी कि पता लगा कि जी बस वहीं पे काम करते रहे, अपनी ड्यूटी देते रहे और ड्यूटी खत्म हुई, रिटायरमेंट ली तो फिर घर जाके बैठ गए। ठीक है ठीक है ठीक है, खाना कमाना आता नहीं। जल जल के इन लोगों का बुरा हाल है, इतने जेलस लोग हैं ना ये भारतीय के, मुझे समझ में नहीं आती। खुद से कुछ होता नहीं है। हमारे इतने टैलेंटेड किस्म के लोग जो हैं, यानी वो पहले अपनी ड्यूटी देते हैं उसके बाद और 10 काम करते हैं, उनको यानी सिविलियन इदारों में इतना लगते हैं कि सिविलियंस को तो काम ही नहीं करने देते। कहते हैं ना भैया ना, तुम घर बैठो, तुम्हारी जगह ड्यूटी मैं दूंगा और वो लाखों की सैलरी भी मैं लूंगा। तो जी इतना ज्यादा ख्याल करते हैं वो अपने सिविलियंस का। लेकिन नहीं, भारत के लोग और भारत के खास तौर पे रिटायर्ड फौजी, आप तो जानते ही है ना, जो ये यूट्यूब वगैरह पर आते हैं, टीवी शीवी पर आते हैं, ये तो पीछे पड़ जाते हैं हाथ धो के हमारे फौजियों के, पता है कैसी कैसी बातें करते हैं। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी सर अगर आपसे काम नहीं होता तो मत कीजिए, हमने तो कभी आपको ऐसा नहीं कहा कि आप क्यों नहीं हमारे फौजियों जैसा कुछ करते। अगर हमारे लोग मेहनत कर रहे हैं तो करने दीजिए ना, इसमें जेलस होने की क्या बात है। खैर कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं और हम अगली न्यूज की तरफ चलते हैं। और अगली न्यूज जो है वो भी इत्तेफाक से ये देखिए जी,
यानी कि आसिफ गफूर साहब की, लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर साहब जो आखिरकार रिटायर हो गए। जी हाँ, कहा यह जा रहा है कि आसिफ गफूर साहब जो है रिटायर हो गए और इन्होंने तकरीबन 40 इयर्स जो है इन्होंने अपना आर्मी में गुजारे हैं। अब इनके टाइम पर भी ये था कि जब ये डीजीआईएस आए थे, सॉरी डीजीआईएसपीआर थे, उस जमाने में जी कोविड आ गया। इमरान खान साहब जो थे वो जी प्राइम मिनिस्टर थे। खान साहब ने कह दिया सुबह किसी 10-11 बजे, खान साहब ने कहा मैं लॉकडाउन नहीं करूंगा, कोई कोविड शोविड नहीं है, कोविड कुछ होता ही नहीं है, ऐसी क्या बात है, कोविड कभी देखा है कोविड, ऐसे कैसे कोविड हो गया कि हम कोई लॉकडाउन नहीं करेंगे। आसिफ गफूर साहब आए शाम को 7 बजे, उन्होंने कहा जी सब लॉकडाउन है, टक 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 सब बंद हो गया। तो उससे पता ये लगा कि खान साहब की तो मतलब जिसे कहते ना कि मतलब प्राइम मिनिस्टर थे और उनकी कोई बात की वैल्यू ही नहीं थी कि उन्होंने सुबह को कहा कि नहीं करूंगा तो इवनिंग में आके जो है आसिफ गफूर साहब ने सारा लॉकडाउन कर दिया। तो मेरा ख्याल है कि पहले ना इनको बात कर लेनी चाहिए आपस में ना, जो भी प्राइम मिनिस्टर आता है वो पहले बात कर ले कि सर मैं ये अनाउंसमेंट कर सकता हूँ, आप आके इसको पलट तो नहीं देंगे। और अगर वो बोले कि हाँ अब आप दे जो बोलना है आप जाके बोल लीजिए, हाँ हमें कोई एतराज नहीं है, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, हम इसको बिल्कुल आके इधर का उधर नहीं करेंगे, तब ही प्राइम मिनिस्टर्स को आके बोलना चाहिए। अब शहबाज शरीफ साहब को देख लिए, शहबाज शरीफ साहब से अच्छा जूता पॉलिश करना या बूट पॉलिश या मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा। और मैंने ही क्या, मेरे बहुत सारे और दूसरे लोगों से भी बात हुई है, हमारे सीनियर्स, हमारे जूनियर्स और न जाने कौन कौन से लोग, पाकिस्तान बनने से लेकर अभी तक जो भी कुछ लोग ऐसे जो अभी भी मौजूद हैं, उन्होंने भी कभी नहीं देखा कि कोई इतने जबरदस्त बूट पॉलिश करता हो। और बहुत से लोगों का कहना ये कि जी शहबाज शरीफ साहब जो है जी वो तो गाड़ी की डिग्गी में बैठ के बाजवा साहब से मिलने जाते थे। उसके लिए भी एक साहब के साथ मैंने शो किया था अभी कुछ दिन पहले, वो जो वैभव सिंह हैं जी उनके चैनल पे मैं थी और वो साहब भी थे वहां पर, क्या नाम है उनका, अब्दुल्ला गुल साहब, उन्होंने जी बड़ा अच्छा बताया। वो कहने लगे देखें आजकल के जमाने में गाड़ी पे जो है वो ब्लैक स्क्रीन हो जाते हैं और स्टिकर लग जाते हैं, शीशे को छुपाया जा सकता है, तो उसके अंदर बैठ के प्राइम मिनिस्टर जा सकते हैं। तो अब ये कहना कि नहीं वो तो गाड़ी की डिग्गी में बैठ के जाते थे, ऐसा बोलने की क्या जरूरत है, क्योंकि गाड़ी की डिग्गी में बैठे बगैर भी वो ब्लैक शीशों वाली जो गाड़ी होती है उसमें बैठ के जा सकते थे। लेकिन अब्दुल्ला साहब वो शीशे ब्लैक जितने भी हों, कभी तो बंदा नीचे कर ही लेता है ना, वो आइसक्रीम खा के बाहर फेंकने के लिए या टिश्यू पेपर बाहर फेंकने के लिए, या वैसे ही कोई झांक लेता है कि अंदर कौन है। तो ऐसे में डिग्गी तो खोल के कोई नहीं देखता कि डिग्गी में क्या जा रहा है। जाहिर है अगर प्राइम मिनिस्टर हाउस से कोई गाड़ी जा रही है तो शीशा हो सकता है कोई देख ले, लेकिन डिग्गी तो फिर भी नहीं दिखेगी। तो बड़ी सॉलिड खबर थी। अब मुझे नहीं पता कि कहाँ तक ठीक है, वैसे मुझे लगता नहीं कि शहबाज शरीफ साहब इस किस्म की हरकत करेंगे कि बाजवा साहब से मिलने के लिए जो है वो गाड़ी की डिग्गी में जाते होंगे, मुझे नहीं लगता, लेकिन लोग कहते हैं। अब लोगों का क्या करें जी हम, अब कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। और यही वजह है कि जब लोग हमारे शोज के बाद मैं किसी भी जगह जाती हूँ, कोई 5-6 लोग, मैंने पहले भी कहा, इतना मुझे प्यार करते हैं कि मैं जिधर जाती हूँ उधर पहुंच जाते हैं और फिर नीचे जाकर मुझे 4-5-6 गालियां जरूर निकालते हैं। और मैं कहती हूँ कि भाई जिन किसी ने उन 5-6 लोगों को रखा है इनकी सैलरी बिल्कुल टाइम पर दिया करें, इसलिए कि ये अपना काम एकदम टाइम पे करते हैं। मैंने नहीं देखा कि मैं किसी चैनल पे जाऊं और वहां पे 1 घंटे के अंदर मुझे गालियां ना पड़ी हों। और ये वही 5 या 6 लोग हैं, ज्यादा नहीं है, 5-6 लोग ही हैं। और ये सेम बेचारे हर चैनल पे ढूंढते रहते हैं आरजू काजमी, आरजू काजमी, और उसके बाद जाकर वहां पे ये लिखना शुरू कर देते हैं आईएसआई की एजेंट, इसको कुछ आता नहीं है, इसको कुछ अता पता नहीं है, इसको कुछ मालूम नहीं है। अच्छा यार मुझे कुछ मालूम नहीं है, लेकिन आप लोग को कसम से मेरे पीछे लगने की सैलरी मिलती है, तो कोशिश कीजिए कि मेरा कभी थैंक यू वेरी मच भी हो जाया कीजिए कि मेरी वजह से आपकी नौकरी लगी हुई है, कि आप जो है वो पूरा दिन, आपको यही काम दिया है कि अजी पूरा दिन ऐसा करोगे, बैठे रहो, और जब आरजू कोई वीडियो अपलोड करे तो उसको जाके बुरा भला बोलो, और अगर वो कहीं यहाँ वहां बैठी दिख जाए किसी और चैनल पे तो वहां जाके स्टार्ट हो जाओ। लेकिन खैर छोड़े यार, ऐसे लोगों की वजह से दुनिया में रौनक है और ऐसे लोग जरूर होने चाहिए। इससे आपको पता लगता है कि अच्छे लोगों की आपको कदर हो जाती है जब आप इस किस्म के लोगों को देखते हैं। तो इसलिए मेरा ख्याल है ऐसे लोगों का होना भी लाइफ में बहुत जरूरी है। मगर खैर बात सारी ये कि वो जो कहा जाता है ना कि जी वो तो गाड़ी की डिग्गी में बैठ के जाते थे, लेकिन गाड़ी के अंदर भी बैठ के जा सकते थे, ब्लैक जो शीशे हैं वो कर लेते, स्टिकर लगा लेते। तो किसी हद तक अब्दुल्ला गुल साहब सही कह रहे हैं। वैसे भी वो बड़े सेंसेबल किस्म की बात करते हैं, बड़ी रिस्पेक्ट करती हूँ उनकी और उनके व्यूज की। लेकिन सर क्या पता शहबाज शरीफ साहब कोई रिस्क ना लेना चाहते हो,
वो कहीं क्या पता जी स्टिकर्स का कभी निकल जाए या कोई बच्चा फाड़ दे या कुछ और हो जाए, तो उससे बेटर है कि डिग्गी में चले जाए। इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां होती हैं, आपने देखी इनकी कितनी बड़ी बड़ी गाड़ियां, इतनी मतलब एक ऐसी कंट्री जो पूरा दिन सुबह से रात तक दूसरी कंट्री से पैसा मांगती रहती है, उनके मिनिस्टर्स की गाड़ियां ऐसी हैं कि जो पैसा देते हैं उनके पास वो गाड़ी नहीं है। वो कहते हैं अरे हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे ये गाड़ी जो ये लेके जा रहे हैं, कभी BMW, कभी मर्सिडीज, कभी पता नहीं कौन सी सीरीज और पता नहीं कौन सी सीरीज। तो वो तो बेचारे जो IMF और वर्ल्ड बैंक वाले हैं वो लोग वो गाड़ियां नहीं रख सकते जो हमारे मिनिस्टर्स गाड़ियां रखते हैं। तो जाहिर है वो बड़ी जबरदस्त किस्म की डिग्गी होती होगी, उसमें आराम से शहबाज शरीफ साहब आराम से बैठ जाते होंगे जूतों समेत, और उसके बाद जो है वो पहुंच जाते होंगे। ना जाने, खैर आप छोड़िए, आप लोगों को मालूम है मैं फजूल की बातें करती नहीं और ज्यादा बातें करने की मुझे आदत भी नहीं है। न जाने आप लोग मुझे कहाँ से कहाँ ले जाते हैं, मगर तो बड़ी जरूरी आपको न्यूज बतानी थी, लेकिन कोई बात नहीं, वो न्यूज मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगी। ऐसी क्या जल्दी पड़ी हुई है, वो जो कहते हैं ना कि आज का काम कल, कल का काम परसों, इतनी जल्दी क्या है बेटा जब जीना है बरसों। तो बहरहाल पाकिस्तान में तो खैर ऐसा कुछ नहीं है कि जीना है बरसों वाला, हमें तो अगले दिन का पता नहीं होता, हमें नहीं पता कब आके हमें जो आपको पता है ना कुछ भी हो सकता है। लेकिन खैर यहाँ से मैं चलती हूँ और आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और जी सिर्फ 6 दिन रह गए ये साल खत्म होने में, और आप लोगों से जैसे मैं हमेशा कहती हूँ और अभी भी कहूंगी कि कोशिश कीजिए कि ये 6 दिन आपके बहुत अच्छे रहे। वैसे तो आई होप इंशाल्लाह आपका अगला साल भी यानी नेक्स्ट ईयर भी बहुत अच्छा रहे, लेकिन इन 5-6 दिनों में कोशिश कीजिए कि एक काम जरूर अच्छा करें, किसी एक इंसान को जरूर खुश करें। अगर इंसान नहीं मिलता तो किसी परिंदे को कर दें, किसी जानवर को कर दें, किसी को भी कर दें, लेकिन किसी को एक खुशी जरूर दें, किसी को पानी पिला दें, किसी को खाना खिला दें, जो कर सके करें, किसी को कुछ नहीं तो एक मुस्कुराहट दे दीजिए। तो बहरहाल चलते हैं हम यहाँ से, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।